हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। मोदी सरकार की कैबिनेट विस्तार से एक दिन पहले नए सहकारिता मंत्रालय के गठन की घोषणा की गई। सामान्यतः यह प्रशासनिक अमले के पुनर्गठन का ही एक अंग माना जाता, लेकिन सहकारिता मंत्री के नाम की घोषणा के साथ ही बहस छिड़ गई। कुछ शख्सियतें ऐसी होती हैं जिनका नाम जुड़ने मात्र से छोटे से कार्य का महत्व बढ़ जाता है। संविधान के अनुसार सहकारी संघ राज्य का विषय है। केवल बहुराज्यीय सहकारी संघ ही केंद्र की सूची में आते हैं। इस उच्च स्तरीय नियुक्ति के साथ ही कई लोगों की भ्रकुटियां तन गई। भारत में सहकारिता तंत्र को 4 भागों में बांटा जा सकता है और अगर हम इनका अध्ययन करेंगे तो कुछ मुद्दे सामने आएंगे। पहला, पिछले कुछ सालों से ग्रामीण सहकारिता क्रेडिट व्यवस्था का महत्व घटा है। इसे प्रोत्साहित करने का अंतिम प्रयास करीब 15 साल पहले किया गया था, जब केंद्र ने वैद्यनाथन समिति गठित कर उसकी सिफारिशें स्वीकार की थीं। तब से कोई नीतिगत पहल नहीं की गई है, सिवाय इसके कि केरल ने उच्च वर्गीय कोऑपरेटिव को एकीकृत कर केरल बैंक से जोड़ा और रिजर्व बैंक ने अन्य राज्यों को भी केरल मॉडल का अनुकरण करने के दिशा निर्देश हाल ही जारी किए। संविधान के 97वें संशोधन के तहत सहकारी संघों की भूमिका बढ़ाई गई और नियमन के नाम पर संस्थानों पर सीधे कब्जा जमाने के मुद्दे का समाधान किया गया। परंतु फिलहाल इस क्षेत्र में नए मंत्री के लिए कार्य करने की गुंजाइश काफ़ी कम है। दूसरा अहम क्षेत्र है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। बैंकिंग नियमन अधिनियम में हाल ही किए गए संशोधन और नियमन संदर्भ में बढ़ाई गई आरबीआई की भूमिका के चलते केंद्र सरकार प्रत्यक्षतः काफ़ी कम काम कर पाएगी। तीसरा क्षेत्र है माल सहकारिता का, जहां कार्य की गुंजाइश है। इसका कृषि से गहरा ताल्लुक है। ऐसे सहकारी संघों की सूची बनाई जा सकती है जो कोको, सुपारी, तिलहन, हैंडलूम व कृषि उत्पादों के क्षेत्र में कार्य कर रहे हों। लेकिन 2 विशिष्ट क्षेत्र हैं: चीनी महाराष्ट्र और दूध गुजरात कर्नाटक। चौथा क्षेत्र है किसान उत्पादक संघ एफपीओ। कंपनी अधिनियम के तहत आने वाले इन संघों को राज्यों से केंद्र के अधीन कर दिया गया है। हाल ही गृह, स्वास्थ्य देखभाल, कृषि और शिक्षा के केंद्रीकरण को लेकर जो कुछ हुआ, उसे देखते हुए राज्य अंतर्गत विषयों के अधिकाधिक केंद्रीकरण के संदर्भ में एफपीओ का विषय केंद्र के अधीन लाना कोई आश्चर्य की बात नहीं। इससे अमूल जैसे संगठनों का केंद्रीकरण हो सकता है, जो कि गुजरात स्थित कोऑपरेटिव है और समूची मूल्य श्रृंखला में राष्ट्रीय स्तर पर उपस्थिति रखता है। चीनी के संदर्भ में भी ऐसा ही हो सकता है। राष्ट्रीयकरण और केंद्रीकरण के
इस तरीके का विरोध होना चाहिए। पैरा, वित्त मंत्री ने सोशल स्टॉक एक्सचेंज बनाने की घोषणा की है। 2 समितियों को यह कार्यभार सौंपा गया है कि उसका संचालन कैसे होगा। यह दक्षता और तकनीक के नाम पर कोऑपरेटिव्स में निजी निवेश आकर्षित करने का प्लेटफॉर्म साबित होगा। यह काफ़ी कुछ वैसा ही है जैसे कृषि क्षेत्र को निजी बाजार की ओर धकेला जा रहा है। ऐसा नहीं है कि निजी निवेश बुरा है, लेकिन पिछले दरवाजे से अधिग्रहण के रास्ते खोल कोऑपरेटिव्स को कमज़ोर करने और ख़त्म करने का खेल नहीं खेला जाए। यह भी देखा जाना चाहिए, विफल होते बाजार में कोऑपरेटिव्स ने सदा ही मोलभाव का मौका दिया है। नया मंत्रालय महत्वाकांक्षाओं से अधिक चिंता का सबब बन रहा है। सरकार की मंशा चाहे जो हो, विचारधारा और नीतिगत विषयों पर बहस होनी चाहिए, बजाय पहचान जनसंख्या नियंत्रण, मंदिर और धर्म के। ज़रूरत है कि आर्थिक मुद्दों और आर्थिक शासन संचालन के नज़रिए पर स्वस्थ बहस के लिहाज से ही सही, लेकिन बहस का स्वागत किया जाए। पैरा, बीते शनिवार को भारत में आर्थिक उदारीकरण के 30 साल पूरे हो गए। 24 जुलाई 1991 को तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपना पहला बजट पेश किया था। सहयोगियों की बैसाखी पर टिकी एक अल्पमत सरकार के वित्त मंत्री थे वह। प्रधानमंत्री नरसिंह राव पर कितने राजनीतिक दबाव काम कर रहे होंगे आसानी से समझा जा सकता है, मगर वित्त मंत्री के सामने एक विकट चुनौती थी। बजट पेश करने से पहले ही वह 2 बार रुपए की कीमत गिराने का खौफनाक फैसला कर चुके थे। 3 किस्तों में रिजर्व बैंक के पास रखा सोना निकालकर विदेशों में गिरवी रखा जा चुका था और वाणिज्य मंत्री चिदंबरम ने निर्यात पर सब्सिडी खत्म करने का भी ऐलान कर दिया था। जाहिर है यह सब बिना नरसिंह राव की इजाज़त के तो नहीं हुआ होगा, और अगर ये सारे कदम सही नहीं पड़ते तो इसका सबसे बड़ा खामियाजा भी नरसिंह राव को ही भुगतना पड़ता। पैरा, लेकिन वह खामियाजा तो राजनीतिक मोर्चे पर ही होता। मनमोहन सिंह के सामने जो चुनौती थी वह कहीं बड़ी थी, और अगर वह सचमुच चूक गए होते तो खामियाजा न सिर्फ उनको और उनकी सरकार को बल्कि इस देश की अर्थव्यवस्था और आम जनता को भी भुगतना पड़ता। देश उस वक्त बाहरी घाटे और कर्ज के बोझ से दबा हुआ था। हालत यह थी कि विदेशी मुद्रा भंडार में सिर्फ 3 हफ्ते के भुगतान का पैसा बचा था, और विदेशों में बसे भारतीय भी घबराहट में बैंकों में पड़ी रकम निकालने में जुटे थे। लेकिन न सिर्फ देश इस मुसीबत से निकला, बल्कि वहाँ से एक सिलसिला शुरू हुआ जो उसके बाद कई वर्षों तक लगातार भारत की तरक्की की कहानी लिखता रहा। यही वजह है कि मनमोहन सिंह का वह बजट और उसके साथ
शुरू हुआ आर्थिक सुधार कार्यक्रम आज़ाद भारत के इतिहास में सबसे बड़ा मील का पत्थर माना जाता है। उस कमज़ोर सरकार के बहुत कम बोलने वाले वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के इरादे कितने मजबूत थे, यह समझने के लिए इतना जानना काफ़ी है कि उस बजट में उन्होंने सरकारी घाटा जीडीपी के 7.6% से घटाकर 5.4% कर दिया। 2% से ज़्यादा की यह कटौती किसी एक साल में सरकारी घाटे में की गई सबसे बड़ी कटौती है।